तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अलीना बेटे, कभी कभी इंसानों की शक्लें एक दूसरे से मिल जाया करती हैं। लेकिन डैडी, इतनी मुशाबहत। कहा ना बेटा, हो जाता है कभी कभी ऐसा। वेरी स्ट्रेंज। सज्जाद साहब। जी सर। आपने आमिर को देखा? नहीं सर, मैं तो पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। और आपने? जी नहीं, मैंने भी पहली बार ये नाम सुना है। आपका कोई भाई जिसका नाम आमिर हो? जी नहीं, मेरा कोई भाई नहीं। वालिदैन? वो मेरे साथ रहते हैं। बात दरअसल ये है कि आमिर हमें बहुत अजीज था। इत्तेफाक से आप उसके हमशक्ल हैं। वो मर चुका है। हाँ, आई एम सॉरी। इसका मतलब है आपका ये सारा फंक्शन मेरी वजह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आप लोग खाना खाइए प्लीज। ये सब क्या है सज्जाद साहब? राहिल, मुझे अभी अभी पता चला है कि जिस आमिर से नोरीना का रिश्ता तय होने वाला था वो किसी हादसे में मर चुका था। और मैं उसका हमशक्ल। इस सूरत में मेरा यहाँ जॉब करना मुनासिब होगा? राहिल, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसे इतनी बड़ी। इंसानों के दूसरे जन्म की काहिल है, और ना ही अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की की है कि मरने वाले दोबारा से जिंदा होने लगे। इसलिए ज्यादा फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो और खाना खाओ। चलो। नहीं रोशी, रहने दो, फिर से भूख मर गई। वेरी स्ट्रेंज। तो इंसानों में इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। तो इंसानों में इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। अगर मैंने अपने इन हाथों से आमिर की कब्र पर मिट्टी न डाली होती तो बड़ी मुश्किल से यकीन आता कि ये आमिर नहीं कोई और है। और अगर ये कोई और है तो फिर इस कदर रिजेम्बलेंस। अरे भाई नूर अहमद, ये तुम क्या किस्सा ले बैठे इस नौजवान का? अरे भाई वो क्या कहते हैं, हाँ वो सीइंग इज बिलीविंग। जो देख लिया उसे मान लिया, जो बाद में होगा देखा जाएगा। आज मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कभी कभार बेसाख्तगी से दरवाजा खोलकर जिंदगी में कोई यूं दाखिल होता है कि उसे रोका भी नहीं जा सकता और खुशामदीद भी नहीं कहा जा सकता। तुम लोगों को तो सिर्फ हैरत हुई है। सरताज आंटी और शहाब अंकल अगर राहिल को देख लें तो उनके वो दुख फिर से ताजा हो जाएंगे जो उन्हें आमिर की वजह से मिले हैं। नूरीना, तुमने ये तो बताया नहीं कि अंकल ने राहिल को जवाब देने के बारे में क्या फैसला किया है। वो भी कल रात से अजीब कश्मकश में मुब्तला है। काश राहिल यहाँ आया ही ना होता, कम से कम यूं हलचल तो ना पैदा होती सबके दिलों में। ओहो नूरीना, तुम फिर उदास हो गई। पता है, जब मेरे ग्रैंडफादर मर गए थे ना तो मेरे डैडी उनकी तस्वीर देख देख कर बहुत रोया करते थे। मेरी माँ ने उनकी तस्वीर उठाकर अलमारी में रख दी। तो मेरे डैडी खुद बहुत उनको भूल गए। राहिल एक चीखता चाहता इंसान है नौशीन, वो कोई तस्वीर नहीं किसे उठाकर हम अलमारी में रख दें। यही तो मैं कह रही हूँ नौरीना कि खुला रहने दो इन दरवाजों को, ताकि किसी के आने जाने से कोई तब्दीली तो महसूस हो। तो मेरे डैडी को नहीं जानती नौशीन, सारे दरवाजे बंद कर देना चाहते हैं मेरे लिए, ये जानते हुए भी कि घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। घुटन? मैं तो शायद अब सारी जिंदगी इसी घुटन में गुजारूं। नहीं नोरीना, राहिल तुम्हारी जिंदगी में ताजा हवा का झोंका बनकर आया है। तुम्हें अब इस घुटन में नहीं रहना चाहिए। नहीं नौशीन, मैं अब किसी ऐसे रास्ते पर नहीं चलूंगी जिसकी मंजिल का मुझे पता ना हो। नौरीना की जो कहानी आपने मुझे सुनाई है सज्जाद साहब, वो खवातीन के लिखे हुए नावलों में अक्सर मिल जाया करती है। मुझे तो तुम भी इस कहानी के एक किरदार लगते हो। अब देखना यह है कि स्टेज पर जिंदगी के इस नए एक्ट को तुम परफॉर्म कैसे करते हो। सेठ साहब ने तो अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया मेरे बारे में।
मैंने तुम्हें इतना स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि वो तुम्हें टर्न डाउन नहीं करेंगे। नहीं नहीं सजाद साहब, अगर वो मुझे मेरिट पर सिलेक्ट करते हैं तो ठीक है, वरना वरना क्या? मुझे डर है कहीं सेठ साहब अपनी और अपनी बेटी की खुशियों की खातिर मुझे चाबी वाला खिलौना न बना डालें। तुम्हारी वजह से किसी को खुशियां मिल सकती हैं, तुम्हारी वजह से किसी को खुशियां मिल सकती हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? देखो, दिए को दिए से जलाया जाए, पहले दिए की रोशनी कम तो नहीं हो जाती। जो दिया दूसरों की तारीकियां रोशनी में बदलता है, उसी दिए से किसी के घर को आग भी तो लग सकती है सजाद साहब। आग लगाने की नहीं, आग बुझाने की बात करो रही। मैं इनकार नहीं कर रहा, नौकरी और फिर इतनी अच्छी नौकरी मेरी मजबूरी है। मैं तो सिर्फ उन खदशात का इजहार कर रहा हूं जो कि आमिर का हम शक्ल होने की वजह से किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या कर सकते हैं हम? किस्मत हमें एक ऐसे दोराहे पर ले आई है जिसके किसी भी रास्ते की मंजिल का हमें पता नहीं। We can be best judged by the choices we make. अब इनमें से एक रास्ते का इंतखाब तो करना ही होगा। Take it or leave it. राहील को हाँ या ना में से कोई एक जवाब तो देना है। ये कैसी किस्मत लेकर आई है तुम्हारी बेटी नजमा बेगम। हम उसकी खुशी के लिए जो भी कदम बढ़ाते हैं वो हमें मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। नूरीना बेहतर बेसब्बों किताब ना लाते हुए भी जिंदा है। पहले फरहान का दुख, फिर आमिर का गम, और सोमी से जुदाई का सदमा। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहेगी वो ये सब कुछ? इस घुटन में अगर राहील एक ताजा हवा का झोंका बनकर आ ही गया है तो हम सारी खिड़कियां क्यों बंद कर लें? ये खिड़कियां तो हमने न जाने कब से खुली रखी हुई है नजमा बेगम। आंधी और तूफान के बेरहम थपेड़ों ने सारे जहां का गर्द हमारे आंगन में ला फेंका है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हवाएं अपना रुख बदलती रहती हैं नूरानी, और सारी उम्र रुत एक जैसी नहीं रहती। बदलती रुतों के रहम और करम पर तो हम पड़े हुए हैं। क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? कभी सोचा है तुम? आइए। ऑफिस टाइम से 15 मिनट पहले मुझे यहाँ देखकर आप हैरान तो जरूर हुए होंगे। जी नहीं, मुझे कोई हैरत नहीं हुई, इसलिए कि मैं आज से भी पहले ऑफिस आ चुका हूँ। ऐसे सफिशिएंसी की वजह? कारोबार नया नया हो तो उसे एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। वजह तो ये माकूल है। वैसे अब तक की क्या है हमारी? हमारे जितने भी शिफ्ट इंचार्ज हैं उन्हें उनकी ड्यूटियां तफसील से समझाई मैंने, और कंप्यूटर को बेहतर तौर पर फीड करने के लिए टाइम टेबल बनवाया। ये तो थी द गुड न्यूज। अब जरा सुनिए द बैड न्यूज। बैड न्यूज? वो क्या है? राहील साहब। कमाल है, आज ऑफिस में उनका पहला दिन है और पहले दिन से ही वो आपके लिए बैड न्यूज बन गए। नूरीना, वैसे मैं ऐसी बैड न्यूज का आदी हो चुका हूं। ठीक है, अगर वो आपके लिए किसी परेशानी का बाइस है तो डैडी से कहकर इसकी छुट्टी करवा दीजिए। बात इतनी भी सीरियस नहीं जितनी आप समझ रही हैं। देखिए ना, आज ही वो आया चार्ज डे और आज ही छुट्टी पे जाना चाहता है। तो आप उन्हें समझाएं ना कि फिलहाल हम किसी को कोई छुट्टी नहीं दे सकते। मैंने तो उसे बहुत समझाया। मेरा ख्याल है कि आप खुद ही उससे बात कर लें। राहिल साहब को जरा अंदर भेज दीजिए।
नोरीना अंकल ने कहा था कि वो राहील को इंटरव्यू करने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरे ख्याल में ये एक गलत फैसला है। उन्होंने सिजाद साहब के कहने पर ऐसा किया है। यस। आपने बुलाया मुझे? जी। जी। वो यासिर साहब कह रहे थे कि आप छुट्टी मांग रहे हैं। जी, मैं फैसलाबाद जाना चाह रहा हूँ, अपने घर। कोई खास वजह? एक प्रॉब्लम है मेरा। देखिए आमिर, आई एम सॉरी। देखिए राहिल साहब, अभी हमारे बिजनेस ने टेक ऑफ भी नहीं किया और हम किसी को छुट्टी नहीं दे सकते। मैं आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। देखिए राहील साहब, आपको अपने मसाइल हल करके आना चाहिए था। अब अगर मार्केटिंग मैनेजर ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट मार्केट कैसे किया जाएगा? यासिर साहब, अभी तक तो प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए तैयार ही नहीं, और जब तक प्रोडक्ट तैयार होगा तब तक मैं वापस आ चुका हूँ। प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए पहले प्लान बनाना पड़ता है और मैं यही आपसे डिस्कस करना चाहता था। लेकिन अगर आप छुट्टी लेना ही चाहते हैं तो फिर इनसे बात कर लें। मेरा ख्याल है कि यासिर ने कोई ऐसी गलत बात भी नहीं कही। मैं समझता हूँ जी। कि उनकी खैरियत दरियाफ्त कर ली। फोन नहीं, एक्चुअली मैं खुद भी जाना चाह रहा था तो। देखिए, क्या तो आप उनसे फोन पे बात कर लें और चंद दिनों के बाद मैं आपको जाने की इजाजत दे दूंगी। ठीक है। अब मैं जाऊं, इजाजत जी? अब हाँ ठीक है। थैंक यू। डैडी, वो सलान ने मुझे हवेली के कागजात लाने के लिए कहा है। तो फिर तुमने